बीजेपी की सबसे बड़ी सफलता जो रही वो ये है कि उसने इस देश के बहुसंख्यक हिंदू को ये बता दिया है कि मैं तुम्हारी टीम का आदमी हूं। उससे एक लगाव झूठा सच्चा जैसे भी किया है। और एक बार आप देखिए, जब फुटबॉल का मैच देख रहे हैं, हॉकी का मैच देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, अब आपको लगता है कि भाई मेरी टीम है, जो मेरी टीम है उसका आदमी नो बॉल भी कर देता है तो आपको लगता है कि नहीं यार, अंपायर ना देखे तो ज्यादा अच्छा है ना। बीजेपी ने वो एक तरह का एक रागात्मक एक लगाव बनाया है। किस आधार पे बनाया? तीन चीजों के आधार पे। वो तीनों ही झूठी हैं। राष्ट्रवाद, जिसमें बीजेपी और आरएसएस ने इस देश में एक कतरा खून का नहीं बताया दिया इस देश की आज़ादी के लिए, लेकिन आज बीजेपी राष्ट्रवाद की ठेकेदार है। दूसरा, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। मैं दावे के साथ कहता हूं, इन्हें समझ ही नहीं है भारतीय सभ्यता और संस्कृति की, लेकिन आज भारतीय सभ्यता और संस्कृति आगे बढ़े। विनिवेशीकरण, परसों ही प्रधानमंत्री ने भाषण दे दिया, हमें मैकॉले की परंपरा से आगे बढ़ना होगा। कभी समय मिला तो मैं बताऊंगा कैसे मैकॉले के सच्चे पुत्र ये लोग हैं जिस तरह का काम कर रहे हैं। तीसरा, धर्म, और खासतौर पे हिंदू धर्म। इसके बारे में फिर मेरा कहना है, हिंदू धर्म से इनका बिल्कुल वही रिश्ता है जो सावरकर जी का था। यानी कि जिस तरह का रिश्ता जिन्ना साहब का इस्लाम से था और सावरकर जी का हिंदू धर्म से था, वैसा ही हिस्सा इनका भी है। लेकिन आज की तारीख में सच है गलत है, इन तीनों चीज़ों पर कब्जा है। और इन तीनों चीज़ों को भारत के प्रोग्रेसिव, लिबरल, सेकुलर एलीट ने उठा उठा के बीजेपी की थाली में रख दिया है। उसके कारण आज हम सांस्कृतिक रूप से इतने पंगु हो चुके हैं। एक साधारण व्यक्ति से बात करते हैं आप और मैं, वो कहीं मान के चलता है कि ये ना मुसलमान परस्त होंगे ही होंगे, ये तो हिंदुओं के पक्ष में कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। तो मैं तो सुन के हैरान होता हूँ कि भाई क्यों करूंगा मैं ऐसी बात। कैसे हिंदू हो तुम, हिंदू के नाम पे कलंक हो, बिल्कुल सनातन विरोधी हो, दिन रात ही चलता रहता है। मैं उनको बेचारों को दोष नहीं देता जो बोल रहे होते हैं, तो पट्टी पढ़ाई हुई है। लेकिन फ्रेम जो ओवरऑल बना है, फ्रेम ये है कि ये जो सेकुलर लोग हैं, इन्हें इस देश से लगाव नहीं है, इस देश में उनकी आस्था नहीं है, इस देश की परंपराओं में इनका मान नहीं है, और इस देश की धर्म और आस्था की इन्हें समझ नहीं। ये एक बनाई गई। अब ये जो विपक्ष के नेता हैं, सामान्य जमीन पे काम करने वाला, वो वैसा ही आस्थावान है जैसा कोई बीजेपी वाला है कोई। लेकिन ये जो फ्रेम बना दिया गया है, इस चौखटे से विपक्ष की राजनीति को बाहर निकलना पड़ेगा। और सीधे उसके मतलब हैं राष्ट्रवाद को, राष्ट्रवाद के सकारात्मक अर्थ को कबूल करना। राष्ट्रवाद मेरी विरासत है भाई। इस देश के राष्ट्रवाद ने मुझे कभी पड़ोसी से घृणा करना नहीं सिखाया था। इस देश के राष्ट्रवाद ने कभी मुझे घर के अंदर दुश्मन को ढूंढना नहीं सिखाया था। ये तो पूरी दुनिया का राष्ट्र को जोड़ने वाला राष्ट्रवाद मेरा है। दक्षिण अफ्रीका से जोड़ता था, फिलिस्तीन से जोड़ता था, बांडोंग लेके जाता था, चीन के दुख दर्द को समझने सिखाता था। और इस देश में दुश्मन की तलाश नहीं, दोस्ती की रिश्ते बनाने का राष्ट्रवाद था। उस महान राष्ट्रवाद का वारिस बनना हमें दोबारा शुरू करना होगा। इस देश की सभ्यता संस्कृति में बहुत कुछ कूड़ा है। दुनिया की कोई सभ्यता नहीं है जिसमें कूड़ा नहीं है। दुनिया की कोई नदी नहीं है जो रेत और कूड़ा ऊपर से लेके नहीं आती। लेकिन दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं है जो कि उस आधार पे पानी पीने से इनकार कर देती है। छान लेते हैं, पानी पी लेते हैं। तो इस देश की सभ्यता संस्कृति से जो एक गहरा रिश्ता इस देश के आज़ादी के आंदोलन का था, वो पुनर्स्थापित करना, और इस देश के तमाम धार्मिक परंपराओं से, जिसमें हिंदू धर्म शामिल है, एक सकारात्मक रिश्ता बनाना। याद रखिए, वो महात्मा गांधी पार्टीशन के वक्त लाखों लाशों के बीच में खड़ा होकर कुछ अगर बोल सकता था तो इसलिए कि वो मुँह से राम भी बोलता था। मैं नहीं कहता कि आप और मैं बोलना शुरू कर दें। मेरे जैसे लोग जो कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जाते हैं वो ठीक है, लेकिन इस देश के 95% लोग जाते हैं। लेकिन उस गांधी को भी किसी कातिल ने, गोडसे ने मारकर उनके सीने में 3 गोलियां उतार दी थी। और क्योंकि गांधी की वही चिंतन, उनके वही विचार
उस दौर में उन तमाम लोगों को नागवार गुजर रहे थे जिनकी संख्या आज करोड़ों और में हो गई। जब उस गॉडसे ने 3 गोली मारी, इस देश के लाखों घरों में खाना नहीं खाया गया था। करोड़ों लोगों ने कुछ दिन तक अपने घर में चूल्हा नहीं जलाया था। ये वो देश है। और ये जो 3 गोली मारने वाले और इनके लोग सर छुपाते हुए गलियों में भाग रहे थे, पथराव हुए थे, इनकी रिपोर्टिंग नहीं हुई, पत्थर मारे थे लोगों ने इनके ऊपर, कहा था कि तुम इस देश को बिलोंग नहीं करते हो। और ये तब जबकि 50 लाख लोग मर चुके थे। उस लाशों के बावजूद उस एक बुढ़े की लाश ज्यादा भारी थी। वो जो है, उसने धर्म से नाता नहीं तोड़ा था अपना, धर्म के उस पर खड़ा था वो। मैं नहीं कहता कि हम झूठे धर्म को अपनाना शुरू कर दें, नहीं है तो नहीं है। नास्तिक होना भी इस देश का एक संप्रदाय है, हम उसके हिस्सा हैं। भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूं लिखा। बिल्कुल एकदम। और वो इस देश में हमेशा, आज नहीं, चारवाक ने भी लिखा। और मतलब ये नास्तिक होना भी इस देश का एक बाकायदा हमारी परंपरा का एक हिस्सा है, वो भी बिल्कुल। लेकिन इस देश की जो धार्मिक परंपराएं हैं उनसे एक रिश्ता बनाना। धर्म केवल कूड़ा नहीं है, धर्म केवल अंधविश्वास नहीं है, धर्म में इस देश का सबसे सुंदर भी है। उस सुंदर से रिश्ता बनाना और उस कूड़े को हटाना, ये काम आधुनिक सेकुलर लोग करने में पूरी तरह से असफल रहे, जिसके चलते आज कोई चोटी लगा ले, एक टीका लगा दे, हाथ में कुछ हथियार उठा ले और वो मतलब हिंदू धर्म का प्रतिनिधि बन जाता है। अरे भाई, काहे के आप प्रतिनिधि हो? क्या आपने किया है? चाहे जितने जार उगल्ले मारो काटो नरसंहार की बात करता रहे, रामनवमी के दिन तलवार लेके चल रहे हैं। अरे भाई, रामनवमी हमने भी देखी है, रामनवमी कोई तलवार लेके चलने का दिन है? ये हम लोगों ने जो जमीन खाली कर दी है इस सब चीज के लिए। और खास तौर पे मैं कहूँगा हिंदू धर्म से जो रिश्ता बनाने की असफलता रही। बाकी धर्मों पे क्या था, सेकुलर लोग ज़्यादा न जानते थे और चुप भी रहते थे, और वो मैं समझता हूँ, है ना। और एक तरह से अल्पसंख्यक धर्म को आप टारगेट ना करें, उसकी एक संवेदनशीलता भी मैं समझता हूँ, होना चाहिए। बहुसंख्यक समाज को हमेशा अपनी आलोचना पहले करनी चाहिए, दूसरों की बाद में करनी चाहिए। लेकिन हिंदू धर्म की जो बहुल परंपराएं हैं, कोई एक परंपरा तो हिंदू धर्म तो एक समुद्र की तरह है, उस पूरे समुद्र के प्रति आपने पीठ मोड़ ली। नहीं, ये बहुत गंभीर मसला विषय उठाया आपने। जैसे आपने कहा हिंदू धर्म के विराट हिंदू धर्म की जो विराटता है, आपने कहा उसकी तरफ से पीठ मोड़ लिया अपने सेकुलर लोग। और ये कैसे, मतलब क्या करना चाहिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ। आपने सही पकड़ा है, बात गहरी है, गंभीर है और हमारे कई दोस्तों को बहुत चुभेगी। और मैं जानता हूँ इसके ऊपर कुछ गालियाँ वालियाँ भी पड़ेंगी, क्योंकि हम एक तरह की असहिष्णुता हमारे अब संस्कार में आ गई है इस देश में। लेकिन जो धर्म है ना, धर्म केवल रिलीजन नहीं है। धर्म इस देश में नैतिकता का जो ग्राह्य है, जो धारण करने योग्य है, उसका नाम है। और ख़ास तौर पे हिंदू धर्म तो चूंकि कोई एक ग्रंथ का धर्म नहीं है, कोई एक पैगंबर का धर्म नहीं है, उसमें इतनी विविधताएं हैं। वैष्णव है, कोई बजरंगबली का भक्त है, इतने देवी देवता सब अपने हिसाब से उपासना करते हैं। उसके भीतर आपको सब कुछ मिलता है। मिलता आपको एक ईश्वर वाले में भी है, लेकिन हिंदू धर्म में ज़्यादा आसान है, सब कुछ मिलता है। यहाँ विवेकानंद हैं जो कहते हैं काहे को मंदिर में जा रहे हो, फुटबॉल खेला करो। उसको मतलब आज वो कह दे कोई आप मेरा जैसा आदमी, तो पता नहीं उसका क्या हो जाए। कहते हैं कि मैं वो कोई गाय की रक्षा के लिए चंदा कर रहे थे, उनका मैं क्यों चंदा दूं इस चीज़ के अंदर, बेकार के काम कर रहे हो तुम, है ना। और वो व्यक्ति हिंदू है, हिंदू धर्म का इतना बड़ा प्रतीक है, प्रधानमंत्री भी शीश नवाते हैं उसके सामने। वो गांधी है जिसके सामने पूरे ग्रंथ बनारस के पंडों ने पढ़ के सुना दिए, और गांधी ने कहा होगा तुम्हारे ग्रंथों में लिखा, ये मेरी माँ का हिंदू धर्म नहीं है, मैं नहीं मानता इसको, है ना। तो वो धर्म, और ये बात केवल हिंदू धर्म पे लागू नहीं होती, दुनिया के हर धर्म पे लागू होती है। उसमें दुनिया का सबसे निकृष्ट भी मिलता है और दुनिया का सर्वोत्तम भी मिलता है। मैं तो भाई आज धर्म को एक भाषा के रूप में देखता हूँ। एक भाषा में आप माँ बहन की गालियाँ भी दे सकते हो और उसी में प्रेम पत्र भी लिख सकते हो, यही धर्म है। इस धर्म में मुझे
विद्रोह भी मिलेगा, इस धर्म में मुझे बसवन्ना भी मिलेंगे, इस धर्म में मुझे मीरा भी मिलेगी, और इस धर्म में मुझे वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करने वाले लोग भी मिलेंगे, उसकी काट भी मुझे इस धर्म में मिलेगी। उस पूरे समुद्र, ये हमारी संस्कृति का एक व्याकरण है। और मेरे एक अध्यापक थे, वो कहा करते थे, आप शब्दों से झगड़ सकते हो, आप अक्षर से कभी झगड़ नहीं सकते, अल्फ़ाबेट से कभी मत झगड़ो, क्योंकि जिस दिन आप अल्फ़ाबेट से झगड़ना शुरू कर दोगे उस दिन कोई व्यक्ति आपकी बात समझेगा नहीं। उसी अल्फ़ाबेट को लेके आप नए शब्द बनाओ। हमने धर्म के अल्फ़ाबेट से झगड़ने में बहुत समय लगा दिया। अल्फ़ाबेट से मत झगड़िए, वो अल्फ़ाबेट आपको पता नहीं क्या सुंदर शब्द बनाने की क्षमता भी देता है। उसके शब्दों से झगड़िए, उसमें कुछ नया खड़ा कीजिए। ये बहुत गंभीर बात है। और जब तक हमारी राजनीति, सेकुलर लोगों की राजनीति इस सच को स्वीकार नहीं कर पाएगी, हम बराबर हारेंगे, और ऐसे झूठे लोगों से हारेंगे जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं। नहीं, तो कैसे स्वीकार करें? जैसे देखिए, एक दौर था ये भी कि चूंकि बीजेपी का पूरा नैरेटिव ये होता है, बीजेपी और संघ का, कि ये जो तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, या राहुल गांधी है, हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है कि राहुल गांधी को जनेऊधारी ब्राह्मण कहने के लिए सुरजेवाले को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है। ये गुजरात चुनाव के समय की बात है, अगर मुझे ठीक से याद है, पिछले गुजरात चुनाव के समय, कि राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण है, और सबूत देना पड़ता है कि ब्राह्मण होने का। तो बहुत फेजेज हमने देखे। राहुल गांधी मंदिर भी गए उस दौर में, महाकाल से लेकर कहाँ, और तस्वीरें बाकायदा जारी की गई। तो होता है कि न इधर के रहे उधर के, उससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं इस तरह के नौटंकी की बात कतई नहीं कह रहा। मैं नहीं समझता कि इसकी कोई आवश्यकता थी। राहुल गांधी नौटंकी कर रहे थे इस तरह का ये कहना कि भाई ये जो जनेऊधारी ब्राह्मण, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया राहुल गांधी ने ये क्यों किया, इसकी क्या तुक थी, और किस तरह से उनकी ओवरऑल पॉलिटिक्स में ये चीज़ जुड़ती है। मुझे तो समझ नहीं आई ये चीज़। अब पर मैं बाकी चीज़ों की कह रहा था कि जो जिसे नौटंकी मैं कहता हूँ कि आप दिन रात केवल तस्वीरें छपवाने के लिए करें। राहुल आमतौर पे नहीं करते। मैं पूरी भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ था, और उन्होंने उस तरह की नौटंकी वाली राजनीति नहीं की, मैंने देखा वहाँ। लेकिन जिसे सॉफ्ट हिंदुत्व कहा जाता है, वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। सॉफ्ट हिंदुत्व मतलब आप भी उसके यहाँ पे ये जो दिन रात उत्सव मनाने, ये करना वो करना। तो क्या करना चाहिए? सॉफ्ट हिंदुत्व करना नहीं चाहिए। उनका हार्ड हिंदुत्व है, हार्डलाइनर है बीजेपी और संघ। आपकी भाषा में, आपके संस्कार में, आपकी सोच में अगर आप धर्म को उस सहज तरीके से धर्म की भाषा का इस्तेमाल करें, जो कभी कभार राहुल गांधी की बातों में आता है, लेकिन चूंकि वो इतना शायद सहज नहीं है, खासतौर पे हिंदी के अपने संवाद में इतना सहज नहीं है, नहीं तो मैं तो कहता हूँ कि इनकी सारी बात का जवाब, मैं आपको एक सिर्फ मिसाल देता हूँ। मिसाल है 1992 की, जिस दिन बाबरी मस्जिद को ढाया गया, 6 दिसंबर 1992। मैं चंडीगढ़ में रहता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, और चंडीगढ़ शहर से कोफ्त में आके, तंग आके, वहाँ एक पड़ोस में एक लेबर कॉलोनी थी, उसके अंदर रहा करता था। कर्फ्यू लग गया, बंद हो गए। तो मेरे पड़ोसी एक तांगे वाले थे, एक भाई साहब सुअर पालते थे, एक पियन थे, और तो मैं उन सब के साथ बैठा था, और मैं उन सबको समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए कितना गलत काम हुआ, संविधान के विरुद्ध है, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने वायदा किया था उसके विरुद्ध है, यूं भी ये काम गैरकानूनी है इत्यादि। सब कुछ बात सुन के मेरे पड़ोसी ने कहा, और बड़ा प्यार करते थे मेरे से, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हमारे बीच में रहता है तो उनको बड़ा गर्व हुआ करता था इस बात का। कहते, प्रोफेसर साहब, राम जी का मंदिर यहाँ नहीं बनेगा तो इंग्लैंड में बनेगा क्या, है ना। मेरे पास कोई भाषा नहीं थी, ये जो मेरी पूरी संविधान कानून की भाषा में कुछ नहीं था। अगले दिन सुबह प्रभाष जोशी का एक फ्रंट पेज एडिटोरियल जनसत्ता का आया, आपको भी याद होगा, इसीलिए मैं हम दोनों को बुजुर्ग कह रहा हूं। हिंदू होने के धर्म में उन्होंने पूरा आलेख लिखा। पूरा वो जो फ्रंट पेज, आधा पेज प्रभाष जोशी का एडिटोरियल था, वो और कुछ नहीं था। वो केवल भगवान राम के जीवन में अलग अलग घटनाओं को उद्धृत करते जाते हैं कि भगवान राम ये चाहते थे और देखो इन लोगों ने उन्होंने भगवान राम और हिंदू होने के मायने बताते हुए जो विध्वंस हुआ उसकी ऐसी निंदा की कि आज कोई बोल नहीं सकता। एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूँ। वो उन्होंने
ना सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, ना भारत के कानून का हवाला दिया, उन्होंने केवल मर्यादा पुरुषोत्तम का हवाला दिया। ये मर्यादा पुरुषोत्तम था जिसके नाम पे इन्होंने कल ये किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर कलंक। मेरे पास वहाँ बैठे हुए उस मोहल्ले में एक भाषा आ गई। मैंने उन दिनों ज़िरॉक्स बड़ा महंगा हुआ करता था, तो उसके 100-150 कॉपी ज़िरॉक्स करवाए, मैंने बांटे लोगों को, पढ़ पढ़ के सुनाया लोगों को। तो मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ, ये भाषा है, ये भाषा हमने छोड़ दी है। ये भाषा आज़ादी के आंदोलन में हमारे पास थी, ये भाषा महात्मा गांधी के पास थी, लेकिन आज़ादी के बाद का इस देश का जो लिबरल सेकुलर एलीट हुआ, उसके पास ये भाषा खत्म हो गई। मैं फिर कह दूं, ये भाषा केवल हिंदू धर्म से ग्रहण करें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये भाषा इस्लाम से आप ग्रहण कीजिए, जो सिख धर्म से ग्रहण करे वो सिख धर्म से ग्रहण करे, और कुछ लोग होंगे जो सबसे ग्रहण करेंगे। विनोबा के पास ये भाषा थी ना, वो भाषा हमने जब छोड़ दी तो अब ये लोहिया के पास भी थी। लोहिया ने जो कृष्ण के लिए लिखा, और लोहिया रामकृष्ण और शिव पे जो लिखा लोहिया ने, और लोहिया ने, देखिए लोहिया का फेमिनिज्म क्या था। लोहिया ने कहा कि भारत की नारी का आदर्श क्या होना चाहिए, द्रौपदी या सावित्री। वो सावित्री, सती सावित्री, जो कि भारतीय नारी का आदर्श मानी जाती है, लोहिया ने उस पर हमला किया। और हमला किसके नाम पे किया? द्रौपदी को। ये नहीं कहा कि तुम भारतीय हो, तुम अंधविश्वासी हो, तुम ये हो वो हो। लोहिया ने कहा देखो द्रौपदी के बारे में तुम लोग यही सोचते हो ना, उसके 5 पति थे, तुम्हारी आंख में दोष है। तुम्हें ये नहीं दिखता कि द्रौपदी जो है वो महाभारत की सच्ची नायिका है, वो सबसे इंटेलिजेंट औरत है। भारत की औरत को ऐसा होना चाहिए। वो आपको वेस्टर्न फेमिनिज्म के मुहावरे की ज़रूरत नहीं, वो आपको एक मुहावरा देता है। हमने ये सारी चीज़ें, राष्ट्रवाद, सभ्यता, संस्कृति और धर्म, इन तीनों का जो हमारे पास एक पूरी अल्फ़ाबेट थी, पूरा रिसोर्स था। फिर मैं कह दूं, रिसोर्स को बगैर फिल्टर किए पानी पिए मैं अब कभी नहीं कहता। उसका कुछ हिस्सा कूड़ेदान में डालना चाहिए। जाति व्यवस्था, औरत के खिलाफ संस्कार, बिल्कुल कूड़ेदान में डालना चाहिए। और इस सभ्यता संस्कृति की पूजा करने वाले हर व्यक्ति ने सीखा और डाला कूड़े में, बिल्कुल खुल के डाला। महात्मा गांधी कहते थे तुम जो स्क्रिप्चर ला दो, अगर तुम कहते हो अस्पृश्यता ठीक है तो मैं उस धर्म को रिजेक्ट करता हूँ, ये कहने की हिम्मत थी। लेकिन इतना कुछ ग्रहण किया उन्होंने, वो जब तक हम नहीं ग्रहण करेंगे तब तक न सिर्फ ये चुनाव हारना तो बहुत छोटी चीज़ है, हम सिर्फ चुनाव नहीं हार रहे अजीत भाई, हम अपना देश हार रहे हैं। आप आज जो बात कर रहे हैं योगेंद्र जी, ये सुनते हुए बहुत सारे लोग कहेंगे कि योगेंद्र यादव के भीतर से कोई हिंदुत्ववाद तो बाहर नहीं आ रहा है। दिक्कत यह है कि हमने इतना अपना सोच को संकुचित कर लिया है। ये जो अभी मैंने आपको कहा, ये बात हमारे तमाम धार्मिक परंपराओं में है, तो कृपया हिंदू कम से कम न समझें। अगर आप कहें कि कोई छुपी हुई धार्मिकता बाहर आ रही है तो वो कम से कम आरोप में कुछ लगेगा कि हाँ है। मेरा संयोग ये है कि मैं एक सेकंड जनरेशन एग्नोस्टिक हूँ। मेरे पिताजी, मैंने अपने बचपन में कभी भी धर्म कर्म काम काज कभी देखा ही नहीं। दीदी की शादी हुई तब पहली बार मैंने पंडित पुरोहित को देखा हमारे घर के किसी भी काम काज में। तो संयोग से वो नहीं हुआ, और शायद नहीं हुआ उस लिहाज से एक थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया है। क्या होता है कि पहला जनरेशन का जो एग्नोस्टिक या नास्तिक होता है वो कुछ ज़्यादा ही मतलब एग्रेसिव होता है। वो तो खैर अलग बात है। मगर देखिए, अगर कोई कहे कि धर्म के प्रति अतिशय उदार हो रहे हैं, मैं इस आरोप को कबूल करता हूँ। ये जो हमारा अहंकार है कि पिछले 200 साल में हमने कुछ ऐसा हासिल कर दिया है कि 5000 साल से इंसान जो सोच रहा था वो बात बिल्कुल बेकार हो गई है। वो कुछ चीज़ों में बेकार हो सकती है, वो हो सकता है मेडिकल नॉलेज के कुछ पक्ष में बेकार हो चुकी हो, वो हो सकता है अंतरिक्ष के बारे में बेकार हो चुकी हो, ये यंत्र जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हो चुकी हो। लेकिन नैतिकता में अच्छाई क्या है, ईमानदारी क्या है, बेहतर संसार और दुनिया क्या होनी चाहिए, इस सब के मायने में हम पूरे 5000 साल की इस सोच को नकार दें, ये हमारा अहंकार है, बहुत छोटी सोच है। इससे हमें उबरना होगा।
इस्लाम से सीखना होगा, क्रिश्चियनिटी से, सिखिज्म से, हिंदुज्म से, सबसे सीखना होगा। क्यों नहीं सीखें? आज आपसे बात करते हुए लग रहा है कि आप राजनीतिक बात कम, आध्यात्मिक बात ज्यादा कर रहे हैं। तो अब राजनीति दो तरह की होती है, आध्यात्मिक में इसे नहीं, हालांकि मैं आध्यात्मिकता को बहुत गंभीरता से लेता हूँ, आध्यात्मिकता बहुत हल्का विषय नहीं है। देखिए, राजनीति के दो धार्मिक बातों का एक विस्तार देखिए आध्यात्मिक होता है। धार्मिक तो कोई जो उग्र आदमी आज की तारीख में है, जो मरने मारने नारसिंहार की बात करता है, वो भी धार्मिक है। वो खुद को धार्मिक ही कहता है ना। एक चोला पहनता है, भगवा चोला पहनता है, कहीं मंदिर का महंत भी बैठा होगा, कहीं किसी मंदिर का मुखिया भी होगा, लेकिन उसके बयान देखिए मारो काटो। मेरे कहने का मतलब है कि इसमें चिंतन की बात आप कर रहे हैं। फिर राममनोहर लोहिया को कोट कर देता हूँ, वो कहते थे अल्पकालिक धर्म का नाम राजनीति है, दीर्घकालिक राजनीति का नाम धर्म है। बिल्कुल, है ना। तो शैलो पॉलिटिक्स और डीप पॉलिटिक्स, उसका फर्क है। जो मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम अपनी निगाह में डीप पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो अंततः आपको भाषा देती है। आज हमारी सेकुलर, लिबरल, प्रोग्रेसिव राजनीति के पास वो भाषा नहीं बची, वो व्याकरण नहीं बचा। हम पंगु हैं। बाकी ठीक है, चुनाव जीतने के लिए केवल ये पर्याप्त नहीं है, उसके बाद आपको ये करने के बाद आपको दूसरा काम करना है, वो ये कि लोगों के सचमुच पेन पॉइंट क्या है। आज इस देश के अंदर लोग अगर मोदी जी को हराएंगे, और हराएंगे जरूर, आप देखिएगा, मोदी जी को हराएंगे तो वो संवैधानिकता के नाम पे नहीं हराएंगे। जो चीज़ें आपको और मेरे को परेशान करती हैं उस नाते नहीं, वो इसलिए करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में समस्या है, इसलिए कि महंगाई है, इसलिए कि बेरोजगारी है, छोटा व्यापारी परेशान है। उसके ज़िंदगी के पेन पॉइंट्स को उठाना बेहद ज़रूरी है। लेकिन जब तक आप इस संस्कृति का, ये जो बीजेपी ने ये जो माया जाल बुना है, इस माया जाल को काटेंगे नहीं, और काटने का कोई दाएं बाएं का रास्ता नहीं। अब मैं सीधा सीधे काटना, कैसे काटेंगे, कैसे विपक्ष काटे बीजेपी के इस माया जाल को जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? हमें अपनी भाषा बदलनी होगी, हमें अपना राजनीति के विचार का संस्कार बदलना होगा। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि फिलोसफिकल तो ठीक है आप जो कह रहे हैं, मैं इसका प्रैक्टिकल पहलू जानना चाहता हूँ। एग्जीक्यूशन कैसे होगा? जो आप बात करें फिलॉसफी है इसमें, बट क्या है कि कोई एक आदमी, गांधी एक शख्स थे, एक शख्सियत थी जो पूरे देश नहीं पूरी दुनिया को अपने विचारों से प्रभावित करते थे। बट गांधी के इर्द गिर्द जवाहरलाल नेहरू से लेकर पटेल से लेकर बहुत सारे लोग थे जो राजनीतिक कर्म करते थे और सियासत के बाकी मल्टी लेयर जो फैसले थे उसको प्रभावित करते थे और करते थे। आज देश में वो स्थिति नहीं है जो 47 के पहले थी। आज जो स्थिति है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, 75 साल में देश कहीं से कहीं चला गया, सोशल मीडिया, हर आदमी के हाथ में फ़ोन है, हर आदमी हाईली मोटिवेटेड या डीमोटिवेटेड या ओपिनियनेटेड है। इस दौर में इस फिलॉसफी का कैसे इस्तेमाल विपक्ष करे, कौन करे? राजनीति के दर्शन का इस्तेमाल तुरंत कल सुबह नहीं हो सकता, और वो ना सावरकर के दर्शन का हुआ। इनको भी 30-40 साल लग गए अपने दर्शन को वापस करने के अंदर, इसको ट्रांसलेट करने में। और जो मैं कह रहा हूँ, इससे कल आपको चुनाव में फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा मैं कतई नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप राष्ट्रवाद के सवाल को लीजिए, सच ये है कि इस वक्त चीन भारत के 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे बैठा हुआ है, जो पिछले 8-10 साल के अंदर उसने कब्जा किया है। और इसके बारे में प्रामाणिकता से विपक्ष बोल नहीं पाता। क्यों नहीं बोल पाता? क्यों नहीं हम इसको मुद्दा बना सकते? 62 में हुआ, 62 के अंदर पराजय हुई, कुछ भी आप उसको नाम ले दीजिए, पराजय हुई, अपमानजनक पराजय हुई, और देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद अगर भारत ने कभी भी बहुत बड़ा भूखंड खोया है तो वो अब खोया है। इस राष्ट्रवाद के सवाल को, ये तो राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, राष्ट्रीय सीमाओं का सवाल है। इन सवालों को हम प्रभावी तरीके से क्यों नहीं उठा सकते? राहुल गांधी ने बहुत बार उठाया, या कुछ और विपक्ष के नेताओं ने उठाया, लेकिन वो जनता उससे, देश की बड़ी आबादी, पब्लिक एट लार्ज उससे कितना कनेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है। मीडिया एक बड़ा तंत्र है, वो किस तरह से नैरेटिव गढ़ता है। जो आपने कहा, गलवान वैली के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बयान था, ना तो यहाँ कोई घुसा है ना कोई घुस आया है, इससे बड़ा झूठ और क्या जो हो उस समय सकता था है? एविडेंस था।
भाई देश के उसके लिए सामने- डिसएंगेज एंगेजमेंट के लिए आप कितने दौर की बात करते रहे, मिलिट्री लेवल की, फिर विदेश मंत्री लेवल की, एनएसए लेवल की। अगर कोई घुसा ही नहीं था तो बात क्या करते रहे इतने देश के महीनों सालों? प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा पे इससे बड़ा झूठ बोला हो, मुझे तो ध्यान नहीं आता कि इतना बड़ा झूठ कोई प्रधानमंत्री बोल सकता है। दूसरा झूठ यही था जो इन्होंने बोला अभी पाकिस्तान के एंगेजमेंट के अंदर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में, कि भाई पाकिस्तान के आग्रह पर सीज फायर किया। सीज फायर किया गया। अरे भाई, अगर पाकिस्तान के आग्रह पे सीज फायर किया गया था तो आप बड़े विचित्र आदमी हो। मतलब उसने आग्रह किया और आपने मान लिया। आपका ऐलान ट्रंप करते हैं अमेरिका से, आपका अपर हैंड था, वो आग्रह लेके आया। आग्रह ही नहीं, प्रधानमंत्री ने क्या शब्द इस्तेमाल किया था, लगभग मतलब हमारे पास गुजारिश से लेके आया, और आपने कहा थैंक यू वेरी मच और मान लिया। आपने 4 शर्त भी नहीं रखी, आपने ये भी नहीं कहा कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कुछ नहीं कहा, आपने जिस मान दिन लिया। सीज फायर हुआ उस दिन भी शाम को कश्मीर में उनकी तरफ से वो ड्रोन हुआ। भेजे गए। और आप ऐलान बाद में करते हैं, ट्रंप पहले ऐलान करता है। ये क्या राष्ट्रवाद का सवाल नहीं है? ये मैं नहीं कह रहा कि विपक्ष के लोगों ने उठाया नहीं, उठाया, उस बात की खनक नहीं होती। जरूर मीडिया इसके लिए जिम्मेवार है, मीडिया बहुत एक तरफा चीज़ों को पेश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज जैसे ही आप राष्ट्रवादी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि वे भाजपा वाला होगा। इसीलिए आप इतनी बार राष्ट्रवाद बोल रहे हैं। जी। अब ये ऐसी दिशा में ये बातचीत जा रही है कि शायद इस पर मैं 3-4 घंटे बात कर सकता हूँ, करना चाहूँगा, जी, जी। लेकिन 3-4 घंटे हमारे पास समय नहीं है, जी। इसलिए हम बीच में कि ये जब आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद, हमारे पास भाषा नहीं है, या हमारे अभिव्यक्ति के लिए जो कम्युनिकेशन का शब्दावली होनी चाहिए जिससे लोग समझें और लोग बीजेपी के नैरेटिव के हिसाब से हिंदू विरोधी माने बगैर समझें पूरी बात, आप शायद वो कहना चाह रहे हैं। लेकिन इसे आध्यात्मिकता, धर्म, फिलॉसफी न कहें, विचारधारा। देखिए, विचारधारा राजनीति विचारधारा पे बनती विचारधारा, है। बीजेपी की राजनीति एक विचारधारा जैसे पे लोहिया बनी को है। कभी हिंदू विरोधी नहीं कहा जा सकता था, तो मैं समझ गया। तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं कि देश में प्रो हिंदू होकर कोई नैरेटिव सोचना चाहिए पार्टी को? ना, प्रो हिंदू मतलब हिंदू होना और प्रो हिंदू होना दोनों फर्क है। मैं हिंदू समझना शब्द चाह रहा हूं इसमें- आपसे। मैंने धर्म कहा, आपने उसमें हिंदू शब्द जोड़ दिया, है ना। मैं धर्म क्योंकि, और हमेशा मैंने कहा है, और वही दिक्कत है हमारी सबकी सोच में, कि हम आसानी से, जैसे हमारे देश के सेकुलर साथी कहते हैं, ज़ोरान ममदानी जीते और उन्होंने अपने आप को मुस्लिम कहने में शर्म महसूस नहीं की, है ना। ये कहते हुए हमें कहीं भी अकबकाहट महसूस नहीं होती है सेकुलर होने के बाद, लेकिन हम कभी किसी के बारे में नहीं कहते कि वो है और उसे हिंदू होने में कोई असहजता महसूस नहीं हुई, हम कभी नहीं कहते, है ना। तो मैं समझता हूँ इसीलिए तो उन्होंने निकाल लिया, गर्व से कहो हम हिंदू है। हाँ, वही। तो मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, इस देश की बहुल धार्मिक परंपराओं की बात कर रहा हूँ। मैं केवल हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं जरूर कह रहा हूँ, इस देश की बहुल धार्मिक परंपराओं की बात करते समय हिंदू धर्म से कोई परहेज नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों में, सब में नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ सेकुलर मित्रों में मैं देखता हूँ कि हम इस्लाम के गुण देखते हैं, हम बाबा नानक की एगैलिटेरियनिज्म देखते हैं, क्रिश्चियनिटी का कंपैशन देखते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की कुछ खूबसूरतियां हम नहीं देखते हैं, है ना? नहीं, ये तो- क्या आप विपक्ष के लिए करें? जब आप सेकुलर मित्र कह रहे हैं तो सेकुलर मित्र में लेफ्टिस्ट हो सकते हैं, कोई अल्ट्रा लेफ्टिस्ट हो सकते हैं, कुछ ऐसे सोच वाले आइडियोलॉग, इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं। वो उनका होना, वो 20 साल पहले भी ऐसे थे, 30 साल पहले भी ऐसे थे, नास्तिक भी हो सकते हैं, उनकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो देश की राजनीति को, सरकारों को बनने और बिगड़ने में बहुत मेजर रोल नहीं निभा पा रहे हैं, क्योंकि वो उसके लिए पब्लिक एट लार्ज चाहिए। मैं लेकिन वो विचारधारा बना रहे हैं। राजनीति विचारधारा पे टिकी होती है, और पिछले 50-60 साल में इस देश को बनाने वाली जो विचारधारा थी, जिसने हमें आज़ादी का आंदोलन दिया, जिसने हमें संविधान दिया, हमारा संविधान क्या है, उस आज़ादी के आंदोलन की बात की एक इबारत में लिखा हुआ है। उस विचारधारा का क्षय हुआ है, उस विचारधारा को हमने खो दिया है। वो विचारधारा केवल और केवल आधुनिकता की विचारधारा नहीं थी, वो पश्चिम की नकल की विचारधारा नहीं थी, वो एक देशज आधुनिकता का विचार था, वो एक भारत के सकारात्मक राष्ट्रवाद का विचार था,
वो देश और दुनिया को जोड़ने वाली हमारी सभ्यता का विचार था। हमने उस सब को खो दिया है और ये अब दो हिस्सों में बंट गया अच्छा, है। किसने खो दिया? हमने कह रहे हैं तो आप, हम तो चूंकि अपोजिशन और इस पॉलिटिकल उसकी बात कर रहे हैं, क्या ये विपक्ष के लिए हम कह रहे हैं? क्या हम कांग्रेस के लिए कह रहे हैं? क्या आप समाजवादी पार्टी के लिए कह रहे हैं? इंडिया गठबंधन के घटक दलों के लिए कह रहे हैं? क्योंकि सरकारें बनेगी किसकी? मोदी के सत्ता को अपदस्थ करने के लिए किसी को क्या करना पड़ेगा, बीजेपी को शिकस्त देने के लिए क्या करना पड़ेगा, लार्जर बात हम वहां से शुरू कर रहे हैं। तो क्या आप पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, अपोजिशन पार्टीज, उन पर, उनके बारे में ये राय दे रहे हैं? इस देश का जितना भी गैर बीजेपी खेमा है, उसका जो बुनियादी विचार है, अब अलग अलग नाम, अलग, द्रविड़ का बिल्कुल एक अलग विचार है, लेकिन आप ध्यान से देखिए उनके विचार में एक कोर है जिसको आजकल हम लिबरल, सेकुलर, प्रोग्रेसिव इत्यादि नामों से बोलते हैं। वो जो विचार का कोर है उसका क्षय हुआ है और उसकी वजह से इनकी राजनीति में एक शैलोनेस आई है। समाजवादी पार्टी अपने आप को समाजवादी कहती जरूर है, कितनी समाजवादी है वही जानते होंगे, है ना। तो राजनीति में विचार का क्षय हुआ है और विचार इतनी हल्की बात नहीं है। याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है तो अपनी विचारधारा की विजय की कोई शक नहीं, उसके बराबर में हम विचारधारा खड़ा नहीं कर पाए। वो एक बात है, मैं नहीं कह रहा कि केवल वो काफ़ी होगी, मैं कह रहा हूँ वहाँ आप, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि धर्म के सवाल पे आप बीजेपी पे जीत हासिल कर लें, आप उसको बस न्यूट्रलाइज करना शुरू कीजिए और इस देश के लोगों की हजारों लाखों ग्रीवांसेस उमड़ उमड़ के बाहर आएंगी। इस देश का हर छोटा व्यापारी कहेगा बाबू तंग आ गया, धंधा मंदा है, जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है मेरी दुकान तब से पिकअप नहीं की है, धंधा खराब हो गया है। इस देश का हर किसान बोलेगा कि मेरे को मेहनत का दाम नहीं मिलता। इस देश का हर नौजवान बोलेगा कि मेरे पास रोजगार नहीं है। आज ये ढक्कन लगा हुआ है उसके ऊपर। इन तमाम जो लोगों का असंतोष है, व्याकुलता है, गुस्सा है, ये सब उबल रहा है और उसके ऊपर संस्कृति, धर्म और इस सब का ढक्कन लगाया वो इस कदर लगा है योगेंद्र जी। ये बहुत गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपके भीतर कुछ और बेचैनी है जो थोड़ा मैं चाहता हूँ और खुलकर आए, ताकि मैं भी समझूं, जो इंटरव्यू देख रहा है वो भी समझे। जैसे जो आप कह रहे हैं ना, इन सब पर ढक्कन लगा है धर्म का, और ये मैं जब यूपी चुनाव 2022 में यूपी चुनाव के लिए सब जगह घूम रहा था, तो मुझे ऐसे ऐसे लोग मिलते थे, हर जगह मिलते हैं, अभी भी बिहार में भी मिले। जब उनसे कहेंगे बहुत महंगाई है, ये है, तुमको पेट्रोल इतना महंगा, डीजल इतना महंगा, या तेल इतना महंगा, जो भी है, तो ऐसे लोग मिलते हैं, फ्रीक्वेंटली मिलते हैं कि 200 रुपये लीटर भी पेट्रोल हो जाएगा तो भी हम मोदी जी को देंगे, और 2000 का सिलेंडर हो जाएगा तो भी मोदी जी को देंगे, क्योंकि वो सनातन हिंदुत्व, अयोध्या से लेके और उसके बाद उनका जो भी विश्व गुरु जैसे। तो उनके लिए उनकी गरीबी, गुर्बत, बेरोजगारी, रोजमर्रा की दिनचर्या के ऊपर उनकी धार्मिकता या एक सोच जो उनमें सोच जो पैबस्त कर दी गई, वो भारी पड़ जाती है। बिल्कुल, और बहुत गहरी बात आप कह रहे हैं। और जब वो भारी पड़ जाती है तो आपके लॉजिक को सुनना ही नहीं चाहता है कि बेटा अगर ऐसे नहीं होगा तो ये महंगाई कम नहीं होगी, ऐसे नहीं होगा तो आपकी बेरोजगारी दूर नहीं, वो सुनना नहीं चाहता है कि मैं हैप्पी हूं इसमें। तो सिर्फ आप और मैं नहीं, इस देश का गरीब भी केवल अपनी आर्थिक स्थिति को नहीं देखता। हम और आप, क्योंकि दिक्कत ये प्रोग्रेसिव लोगों में ये दिक्कत रहती है कि हम समझते हैं कि हम तो अपने डी क्लास हो गए, हम तो अपनी आर्थिक स्थिति की मजबूरी से ऊपर आदर्श की बात सोच सकते हैं, लेकिन वो जो रेहड़ी वाला है, वो जो जूते गांठ रहा है, वो अपनी आर्थिक मजबूरी के बारे में सोचेगा नहीं। वो अपना धर्म भी सोचता है, संस्कृति सोचता है, देश सोचता है। साधारण लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं सब कुछ है, लेकिन मोदी जी ने देश की इज्जत बढ़ा दी। अब मतलब ये बात बिल्कुल झूठ है, कतई इसमें कोई सच नहीं है। लेकिन आप वो जूती गांठने वाले से लेके शिकागो में बैठे हुए हिंदुस्तानी से बात कर लीजिए, सब आपको कहेंगे कि देश की इज्जत बढ़ा दी। अब जब तक इन चीज़ों का आप मुकाबला नहीं करेंगे, जब तक इसका मुकाबला करने की भाषा, विचारधारा आपके पास नहीं है, तब तक चुनावी खेल आपके खिलाफ खड़ा रहेगा। कभी कभार आपको जीत भी जाएंगे, ऐसा असंभव नहीं है, लेकिन जहां आप विचारधारा की लड़ाई हार चुके होते हैं, वहां फिर आप सिर्फ लेन देन की छोटी छोटी लड़ाइयां जीत सकते हैं। तो जब आप ये कह रहे हैं
कि जब तक विचारधारा की लड़ाई में उनसे नहीं जीतेंगे, और जो आपने कहा ना, मैं कह रहा हूँ कि मैं भी ऐसे हजारों लोगों से मिलता हूँ और उसी आधार पर मैं तय करता हूँ कि जैसे अति पिछड़ी जातियां हैं, गरीब लोग हैं, बिहार में भी ऐसे बहुत सारे लोग मिले, कहीं पासी समाज के लोग, कहीं पासवान समाज के लोग, मुसहर जो भी हैं, उनकी गरीबी भी देख रहा हूँ और साथ में उनकी बीजेपी के प्रति रुझान की वजह भी देख रहा हूँ, जो मैंने कहा। लेकिन बहुत जगह जब आप डिटेल बात करेंगे लोगों से, तो अंत में फिर बहुत सारे लोगों में मुस्लिम हेट का भी एक लेयर निकल कर आ जाता है। उसके हिंदू होने के मायने, सनातनी होने के मायने, और सडनली कि मोदी जी जरूरी है, क्योंकि मुसलमानों को चाप के मोदी जी ही रखते हैं, वो अपने मोहल्ले और अपने गांव तक पहुंच जाता है अंत में। तो इसके साथ एक नफरत का लेयर भी है। मतलब मैं सबको नहीं कह रहा हूं, मेरी माँ भी प्रैक्टिसिंग हिंदू है, मेरे घर में मंदिर है, पूजा करती हैं, उपवास करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि फिर ये कहाँ देखते हैं विचारधारा, कैसी विचारधारा हो। वही आपने बहुत जो अपनी माँ का उदाहरण दिया आपने कि वो करती हैं लेकिन मुसलमान से नफरत नहीं करती, उस तरह के, ये हिंदू धर्म का कोर रहा है। और आज जो हम देख रहे हैं ये हिंदू धर्म की विकृति है, राजनीति के द्वारा पैदा की गई विकृति। इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमान को घृणा करने वाले 2-5% लोग हमेशा रहे होंगे, और मुसलमानों में भी हिंदुओं से घृणा करने वाले 2-5% हमेशा रहे होंगे। आज चुप हैं, कल को मौका मिलेगा तो वो भी उछल उछल के ऊंचा बोलेंगे। ऐसे हमेशा 5-10% लोग रहे थे। और ख़ास तौर पे पार्टीशन के अनुभव के बाद, जो बहुत दुखद अनुभव था, जो लोग इधर आए उनके लिए बहुत पीड़ादायक अनुभव था, तो ये 2-4% के 5-6% हो गए होंगे। लेकिन उसे देश का डोमिनेंट मूड बना देना, जो कि इस सभ्यता संस्कृति के संस्कार, इस मिट्टी की जो स्वभाव है उसके विरुद्ध है, ये कर देना जो है, ये राजनीति की उपलब्धि है, विकृत राजनीति की उपलब्धि। और इसलिए हिंदू धर्म की इस विकृति की काट करना भी राजनीति की जिम्मेवारी है, एक स्वस्थ राजनीति की जिम्मेवारी। हमारे आज़ादी के आंदोलन ने हिंदू धर्म की सफाई भी की। ये विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती से शुरू होते हुए इसकी सफाई करने की कोशिश की। आज, और केवल ये हिंदू धर्म के बारे में नहीं कह रहा हूँ, आज इस देश के तमाम धर्मों और धार्मिक संस्थानों पर जिस तरह के लोगों का कब्जा होते जा रहा है, उनके बारे में अगर मैं 1-2 शब्द बोल दूं तो आपकी चैनल को दिक्कत हो जाएगी, लेकिन हम सब जान रहे हैं क्या क्या, किस किस तरह के छोकरे आज अपने आप को संत कहलाने लग गए हैं, ये सब होने लग गया है। तो ये जो धर्म की विकृति है, उसका इलाज करना भी राजनीति की जिम्मेवारी है। तो कैसे हो योगेंद्र जी, बहुत पेचीदगी है। अब आप जो बात कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं इन द सेंस कि आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन या उस वो हो कैसे, किसी चीज को अचीव करने के लिए कैसे करें, ये नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब क्या अपेक्षा करते हैं आप राहुल गांधी से, तेजस्वी यादव से, अखिलेश यादव से, या ममता बनर्जी से, अगर मैं सीधा पूछूं? देखिए, विचारधारा का बदलाव ये कहूँ कि 6 महीने में हो जाएगा तो नहीं होता है। कुछ लोगों को जैसे विचारधारा का क्षय 50 साल में हुआ, कम से कम 5, 7, 10 साल के अंदर विचारधारा का पुनर्निर्माण करना होगा। और वो विचारधारा होगी इस देश के स्वधर्म की विचारधारा, है ना, जो स्वधर्म, जिसको आप किसी एक धर्म से न जोड़ें, इस देश के स्वधर्म को, इस देश के सच्चे राष्ट्रवाद को दोबारा उभारने की विचारधारा होगी। इस बीच जो विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है कि लोगों के जो सचमुच फेल्ट जमीन के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर एक सतत संघर्ष की राजनीति को खड़ा करें, है ना। जो लोगों के फेल्ट मुद्दे हैं, वो नहीं जो आप समझते हैं कि जिस पे होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने अभी गिनाए, साधा बेरोजगारी का सवाल, इतना बड़ा सवाल है इस देश का आज भी। किसान को फसल का दाम नहीं मिलता, आज भी इतना बड़ा सवाल है। महिला सुरक्षा चाहती है, नहीं मिलती है। व्यापारी के व्यापार चौपट होता जा रहा है। और इतनी जो गैर बराबरी इस देश में आ रही है, अपोजिशन की राजनीति का मुख्य आधार तो ये होगा, है ना। डे टू डे पॉलिटिक्स उन चीज़ों पे नहीं होगी जिसकी अब हम चर्चा कर रहे थे। वो एक तरह का फ्रेम देती है, वो विचारधारा एक चौखटा देती है जिसके भीतर आप राजनीति करते हैं। राजनीति आप इन चीज़ों पे करते हैं जो अभी मैं कह रहा हूँ। और
अगर आज भी, मैं दावे से कहता हूं, आज भी मोदी सरकार की कारगुजारी को लेके लोगों के मन में ये दबा हुआ असंतोष इतना ज़्यादा है कि अगर ईमानदारी से उन मुद्दों को उठाया जाए और उसके बारे में कुछ क्रेडिबल योजना देश के सामने रखी जाए, केवल ये नहीं मोदी जी ने ये नहीं किया, मोदी जी ने वो नहीं किया, आप कहिए हम देश में ये करेंगे, क्या आप इस देश के किसान को सभी फसलों पर एमएसपी देने का वायदा कर सकते हैं? किया है विपक्ष ने, लेकिन इस तरीके से कीजिए कि गांव में पता लगे कि आप ये वायदा कर रहे हैं। किसी को पता नहीं है कि विपक्ष ये वादा कर चुका है पहले से। क्या आप इस देश में रोजगार बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी एक योजना लेके आ सकते हैं जो कि गांव-गांव में चर्चा का मुद्दा बने? रिजेक्ट हो, सेलेक्ट हो, वो सब अलग बात है। इन सब मुद्दों पे अगर विपक्ष लगातार राजनीति करे और राजनीति करते वक्त विपक्ष एक दिखाई दे, बिखरा हुआ दिखाई न दे, विपक्ष में एक कहीं एक ऐसा लगे कि हाँ भाई वो ये लोग हैं, अगर ये जाएंगे तो उसके बाद ये लोग आएंगे, आज दिखाई नहीं देता लोगों को। तो जैसे आपने कहा कि विपक्ष में ये दिखाई नहीं देता, अब एक सवाल और, चूंकि राष्ट्रवाद आपने बहुत जिक्र किया, और ये सही कि जब भी राष्ट्रवाद बोलते हैं तो तुरंत बीजेपी का राष्ट्रवाद ध्यान में आता है, संघ का राष्ट्रवाद, गोलवलकर का राष्ट्रवाद, वही ध्यान में आता है। और उनके राष्ट्रवाद की परिभाषा में मुस्लिम हेट उसका अनिवार्य तथ्य है, इनहेरेंट है, बंच ऑफ थॉट से लेकर और आगे गोलवलकर से लेकर और अभी मोदी जी तक। तभी प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि कपड़ों से लोग पहचाने जाते हैं, या बांग्लादेशी हैं, या घुसपैठिए हैं, ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों की जमात है। सारे नेताओं के भाषण चुनाव के वक्त भी देखिए, सब उसी राष्ट्रवादी जो उनकी वो है रवायत, उसी से निकले हैं, जो उनका राष्ट्रवाद। तो जब ये कहते हैं तो वो प्योरिटी वाला कोई फॉर्म इस देश में राष्ट्रवाद का है नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी राष्ट्रवाद पे बात की थी, और बहुत सारे लोगों ने राष्ट्रवाद पे उस दौर में 40, 50, 30 के दशक में भी लिखा। तो ये जो आपका राष्ट्रवाद है, इसको डिफाइन करके और इसको राजनीतिक तौर पर इसको आत्मसात करके लोगों तक पहुंचाना, तो ये तो फिर दशकों का काम है। चुनाव यहाँ 6 महीने बाद भी है, पहली बात भाई, ये मेरा राष्ट्रवाद नहीं है, ये भारत के आज़ादी के आंदोलन का राष्ट्रवाद है। ठीक है, ये भारत के संविधान का राष्ट्रवाद है। ये इस देश की कम से कम 3000 साल की परंपरा से निकला हुआ राष्ट्रवाद है। कितने इस दुनिया के देश होंगे जिनके राष्ट्रगान में ऐसे कुछ शब्द होंगे, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। मैंने दुनिया भर में जो पश्चिम का राष्ट्रवाद है तो इस बात को छुपाता है, डरता है, कहता है नहीं नहीं हमारे यहाँ कोई प्रांत नहीं है, हमारे यहाँ कोई भाषा नहीं है, एक भाषा, एक राष्ट्र, एक चलन। ये पश्चिम का राष्ट्रवाद है, जिसे बीजेपी राष्ट्रवाद कहती है। ये सीधे सीधे यूरोप के राष्ट्रवाद की नकल है। इंटरव्यू के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि मैं कभी दिखाना चाहूँगा कि सबसे बड़े अगर मैकॉले पुत्र हैं तो ये लोग हैं। ये यूरोप का राष्ट्रवाद है, 1 नेशन 1 लैंग्वेज 1 रेस 1 रिलीजन, ये यूरोप का राष्ट्रवाद है। मेरा तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा है। और याद रखिए, इस पूरी गिनती में आपको उत्तर भारत के हिंदी प्रदेश का कोई नाम दिखा? नहीं दिखा। कितना स्वस्थ, कितना सहज, कितना कॉन्फिडेंट ये राष्ट्रवाद है। ये राष्ट्रवाद जो कि कभी भी नस्ली नहीं है, अंग्रेजों का मुकाबला किया। और गर्व से हमें कहना चाहिए कि भारत का राष्ट्रवाद और दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रवाद 20वीं सदी के वो 2 बड़े राष्ट्रवाद थे, उनका एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल, जिसने नस्ली होने से इनकार कर दिया। हालांकि वो एक नस्ल का मुकाबला कर रहे थे, नहीं किया उन्होंने। तो ये राष्ट्रवाद जो नस्ल का नहीं हुआ, ये राष्ट्रवाद जिसने धार्मिक, सिर्फ धर्मों का संगम नहीं किया भारत के राष्ट्रवाद ने। भारत के राष्ट्रवाद ने 3000 साल की इस देश की परंपराओं का निचोड़ निकाला। उसमें जो त्याज्य था, जो कूड़ेदान में डालने लायक था, उसको बिना हिचक कूड़ेदान में डाला और बाकी को लाया, एक देशी आधुनिकता का आविष्कार किया। ये वो राष्ट्रवाद है, मेरा नहीं है। इसलिए
इसको किसी नई विचारधारा को हमें देश में नए सिरे से लाने की जरूरत नहीं है। वो जो इस देश के संस्कार में है, मिट्टी में है, उसको दोबारा सरफेस पे लाने की जरूरत है। और वो संस्कार बचा हुआ है, इसीलिए देश आज भी बचा हुआ है, बावजूद इसके कि इतनी घृणा ऊपर से ये लोग फैला रहे हैं। अभी भी देश बचा हुआ है क्योंकि वो संस्कार बचा हुआ है। लेकिन जो जिस राष्ट्रवाद से आपका मुकाबला है अपोजिशन का, अगर आपके हिसाब से अगर माने कि इसकी परिकल्पना की जानी चाहिए, वो एक तरह से कट्टर हिंदुत्ववाद उसका कोर है, राष्ट्रवाद उसका एक ऊपर से मुलम्मा है। उस मुलम्मे के नीचे, उस नकाब के नीचे कट्टरता और हिंदुत्ववाद है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप दो correct चीजें हैं, कट्टर हिंदुत्ववाद है और उसके अंदर मनुवाद है। हाँ, मनुवाद है। ये Of दोनों course, चीजें मनुवाद भी मैं कहना चाह रहा था कि जब आप हाँ। धर्म की व्याख्या करते करते बड़ी थिन लाइन है, वहां पहुंच जाते हैं। तो ये खेल यही हो रहा है। राष्ट्रवाद तो सिर्फ मुखौटा है, उसके पीछे आपको जो आंख मार के मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि यार हिंदुओं का बोलबाला होगा, काहे को चिंता करते हो, 80-20 होगा और 80-20 होगा। और उसके पीछे भी जो बगैर आंख मारे हल्का सा कनखियों से इशारा हो रहा है, चिंता मत करो, 80 की तो बात कर रहे हैं, खेल 15% का है। ये जो इसके पीछे गहरा मनुवाद है वो है इसकी सच्चाई। इसलिए उसे, और इसी में इसकी काट के यंत्र भी छुपे हुए हैं। चूंकि अंततः ये एक समाज के सिर्फ 15% लोगों का वर्चस्व पूरे देश पर स्थापित करने अपर का कास्ट की बात कर रहे हैं, जो जी अपर कास्ट ऊंची जातियां, 4-5 जातियां जो हिंदू अपर कास्ट हैं, जो मुश्किल से इस देश की आबादी का 17-18% होंगे। माने 20 से अधिक, 20 नहीं है लगभग, ये मैं विश्वास से कह सकता हूं, 14-15-16% यही है। इतने प्रतिशत हैं। उसका इस देश पर वर्चस्व हो, उसकी जो कोशिश है उसका आप मुकाबला करेंगे। मुकाबला कैसे करेंगे, अभी बातें अजीब लगेंगी, लेकिन इस किस्म की छद्म जो राष्ट्रीयता, ये इसे मैं राष्ट्रवाद नहीं कहता, ये छद्म राष्ट्रवाद है। लेकिन वो तो पलट के कहेंगे कि मोदी जी हैं वो ओबीसी हैं, मोहन यादव ओबीसी हैं, नीतीश कुमार कुर्मी हैं। आप राज्यों में उठा के देख लीजिए, उनके ओबीसी और पिछड़े और इन सब का प्रतिनिधित्व मोदी सरकार में, बीजेपी में सबसे अधिक है। तो मनुवादी कैसे हैं और वो 14-15-16% के अपर कास्ट के खांचे के कैसे हैं? ये तो दुनिया का नियम है ना कि आपको जिस समाज का दमन करना होता है उस समाज का एक मोहरा वहां पे बैठा होता है। और बीजेपी जाहिर है जो भी चुनावी राजनीति का खेल समझता है वो इतना तो जानता है कि 15% के आधार पे आप राजनीति नहीं कर सकते। इस 15% का वर्चस्व घोषित करके नहीं हो सकता। जब तक अघोषित रहेगा तब तक 15% का वर्चस्व हो सकता है। और 15% का वर्चस्व बनाने के लिए आपको 52% को, 50% को, बाकी 15, 18, 8 को साथ में लामबंद करना होगा, ये मानते हुए कि नहीं तुम मेरे पीछे नहीं आ रहे हो। और यही सारा का सारा खेल हो रहा है। लेकिन ये थोड़ा कन्विंसिंग नहीं, माफ करिए, डिसएग्री कर रहा हूँ। आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को देखिए, आदिवासी समाज से हैं। प्रेसिडेंट देखिए, आदिवासी समाज से हैं। नायब सिंह सैनी देखिए, हरियाणा में वो ओबीसी हैं। मोहन यादव ओबीसी हैं। बिहार में मुख्यमंत्री ओबीसी, उनके डिप्टी सीएम ओबीसी, तो प्रधानमंत्री ओबीसी, उनके मंत्रालय में बहुत बड़ी तादाद ओबीसी की है। टोटल नंबर एग्जैक्टली अभी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन ओबीसी की है, जो शायद देश की राष्ट्रपति आदिवासी हैं। हाँ, देश की राष्ट्रपति आदिवासी। मैंने बोला कि इससे पिछले राष्ट्रपति दलित थे, कोविंद साहब, वही मैंने बोला। तो उसके बाद ये कहना कि ये 15% के लिए ये इस तरह का है, तो ये शायद एक वो थॉट है जो सामने नहीं है। मतलब उसकी काट या उसका काउंटर जो अभी सामने दिख रहा है वो नहीं है। जी, ये गहरा सवाल है, क्योंकि जाहिर है सतह पे ये बात दिखाई नहीं देती। और ये खेल ही सारा ये, क्योंकि ये था पहले 30 साल पहले जब मंडल नहीं था, उसके पहले ऐसे ही था। लेकिन तब भी इसको छाती ठोक के कहा नहीं जाता था। देखिए, इस देश में चंद अगड़ों का वर्चस्व तब तक ही रहेगा जब तक वो घोषित रूप से ना हो, जब तक छाती ठोक कर ना हो। उसको हमेशा या तो किसी बड़े लेबल का सहारा लेना पड़ेगा, राष्ट्रवाद, हिंदू एकता, ऐसे किसी लेबल का सहारा लेना पड़ेगा, और छुप के ये काम करना होगा। ये बात जरूर है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि देखिए, जैसे मैंने कहा, बीजेपी आज इस सत्ता में होती ही नहीं अगर वो ओबीसी को, खासतौर पे लोअर ओबीसी को अपने साथ न जोड़ पाती। प्रश्न ये नहीं है कि उनके कितने लोग वहाँ पे बैठे हैं,
प्रश्न ये है कि उस समाज की परिस्थिति में क्या बदलाव हुआ है। प्रश्न ये है कि सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए ये क्या कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि जाति जनगणना जैसी बात को स्वीकार करने में इन्हें 10 वर्ष क्यों लगे। देश का राष्ट्रपति दलित है, ये आदिवासी है, ये ओबीसी, वो ओबीसी। 10 साल तक जातीय जनगणना की बात आप नहीं करते और वही ओबीसी प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो जातीय जनगणना की बात करते हैं वो अर्बन नक्सल है। और बाद में पलट के आते हैं, जब राहुल गांधी इस सवाल को उठाना शुरू करता है तो आते हैं। तो ये परत के नीचे है और उस परत को उघाड़ना विपक्ष की जिम्मेवारी है। विपक्ष का काम है इस चीजों को दिखाना। इस छद्म राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए जो शक्तियां सबसे प्रमुख हैं वो है क्षेत्रीयता। क्षेत्रीयता को इस देश में कई बार राष्ट्र विरोधी साबित किया गया है इत्यादि। और मेरा हमेशा मानना है, वो जो पंजाब सिंध गुजरात मराठा वाली बात है, इस देश की एकता इसमें है कि वो क्षेत्रीयता का सम्मान करती है। जहाँ कभी ये सवाल नहीं पूछा जाता कि क्या तुम तमिल हो या तुम भारतीय हो, आप दोनों ही हो, ये मान के चला जाता है। क्षेत्रीयता और सामाजिक न्याय, ये दो जो सवाल हैं, ये इस छद्म राष्ट्रवाद का विरोध करने, उस छद्म राष्ट्रवाद का एक जो सच्चाई है वो जनता के पास ले जाने के लिए सबसे बड़े दो हथियार हैं। फिर मैं एक सवाल पूछता हूँ। देखिए, ये ऐसा विषय आपने छेड़ दिया ना कि जो मेरे बाकी सवाल थे और बाकी जो मेरी वो थी कि हम बात करेंगे ओवरऑल पॉलिटिकल, उससे हम डेविएट करके दूसरी तरफ आ रहे हैं। लेकिन ये जरूरी मुद्दे हैं, चूंकि आप पहली बार इस तरह से बात करें। जब आप ये सब बात करें सामाजिक न्याय और इसकी, तो अगर क्रिटिकल भी हो सरकार को लेकर, बीजेपी की नीतियों को लेकर, तब भी ये विजिबल तौर पर दिखता है। और यही वजह है कि शायद उनको इतना व्यापक समर्थन मिलता है कि कई राज्यों में 50% से ज़्यादा वोट मिलते हैं, यूपी में भी मिले और राज्यों में, कई राज्यों में। तो जब दिखता है कि ईबीसी, ओबीसी माइनस यादव और दूसरी जातियां, दलित, एससी और वो सारी एससी एसटी, तो एक लार्जर अम्ब्रेला, लार्जर बिरादरी, चाहे यूपी में बात करें, चाहे बिहार में बात करें, कुशवाहा, कोयरी, कुर्मी, मौर्य, सैनी, शाक्य, जितनी जातियां हैं, मैंने कहा अदर देन यादव, कश्यप, चूंकि हम सब लोग घूमते हैं तो बात, ये सब तो उनके साथ हैं, एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ, मोदी जी के साथ। उनको लगता है कि हमारे रहनुमा, हमारे पैरोकार यही है और उन्हीं की सरपरस्ती में हमारी बेहतरी है। इसलिए वो एक बड़े अम्ब्रेला के तौर पर अखिलेश यादव के बरक्स मोदी जी की पार्टी के साथ खड़े। तो यही सबसे बड़ी असफलता है इस देश के विपक्ष की, क्योंकि जो विपक्ष की राजनीति की पहली जिम्मेवारी होनी चाहिए वो ये कि इस देश, ये जो भारत एक पिरामिड है, ये कोई सादा वैसा बिल्डिंग नहीं है, पिरामिड है। इस पिरामिड के नीचे बॉटम हाफ में जो रहने वाले हैं उनकी एकता स्थापित करना इस देश के विपक्ष की पहली जिम्मेवारी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मूलतः इस देश के पिरामिड के जो ऊपर का ट्रायंगल है उनकी पार्टी है। बिहार में आप कह लीजिए, सब बात सच है, मैंने तो खुद कहा है कि यादव मुसलमान को छोड़ के तमाम बाकी लोग उनके साथ खड़े थे। लेकिन आज राज कौन कर रहा है बिहार में? बिहार में अगड़ों के वर्चस्व को स्थापित करने का काम नीतीश कुमार ने किया है। बिहार में जो सामाजिक क्रांति हो सकती थी, हो रही थी, उसको रोक के पलटने का काम नीतीश कुमार ने किया है। तो जो चेहरा सामने आता है और जो उसका ऐतिहासिक रोल है, वो दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। और भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त जो इस देश में रोल है वो बिल्कुल मनुवादी वर्चस्व जो है, ये जो ऊपर का ट्रायंगल है, उसका वर्चस्व स्थापित करने का काम कर रही है। और ऐसे में स्वाभाविक है ऑपोजिशन का पहला रोल क्या होना चाहिए कि आप जो नीचे वाला वर्ग है, जो इस देश का आज भी सिर्फ आधा नहीं है, बॉटम हाफ ऑफ द पिरामिड इज नॉट हाफ, वो 2/3 होता है पिरामिड का, असली तो संख्या तो उसी में होती है सारी। उस हाफ को आप संगठित करें, उसको जोड़ें। और उसमें विपक्ष की बहुत बड़ी असफलता रही है। आप बिहार की मिसाल लीजिए। बिहार में जब लालू प्रसाद यादव आते हैं तो वो गरीब गुरबा का नेता है। वो बिहार में मुलायम सिंह जो नहीं कर पा रहे थे, लालू प्रसाद यादव वहाँ दलित का नेता भी था, है ना। ये जो सामाजिक क्रांति हुई उस वक्त दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सब मिलके थे। धीरे धीरे वो घटते घटते केवल मुस्लिम और यादव का गठजोड़ हो गया।
मुसलमान जब आरजेडी के साथ खड़ा होता है, बदले में हिंदुओं में एक मोबिलाइजेशन होता है, और यादव जब अति उत्साह से सड़क पे निकलता है, लोग सहम जाते हैं, तो अति वापस पिछड़ी पीछे जातियां होते हैं। बिदक जाती हैं। बिल्कुल, सिर्फ फॉरवर्ड ही नहीं, अति पिछड़े भी बिदकते हैं। ये अति इस पिछड़े देश भी और की- ओबीसी में भी दूसरी जो मैंने कहा गैर इस यादव देश OBC। की सामाजिक न्याय की राजनीति जिसका विपक्ष नेतृत्व कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी असफलता का नमूना आपको देखना हो तो ये है कि आपने उस गरीब गुरबा की सामाजिक क्रांति को केवल यादव और मुसलमान के हाथ में पकड़ा दिया और बाकी सबको पीछे छोड़ दिया। ये जो बिहार में हुआ, वैसा ही कुछ पूरे देश में अलग अलग तरीकों से हुआ है, और उसे हासिल दोबारा करना विपक्ष का एक बॉटम ऑफ द पिरामिड का सोशल कोलिशन बनाना, एक हिस्टोरिक ब्लॉक खड़ा करना, वो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। मैं जो विचारधारा की बात करता हूँ, वो सब करना विपक्ष के नेताओं का काम नहीं है। इनका काम ये है कि ये एक हिस्टोरिक ब्लॉक बनाए, इनका काम ये है कि ये लोगों की आर्थिक दिक्कतों को, पेन पॉइंट्स को रोज आर्टिकुलेट करें, और इनका काम ये है कि देश की जनता के सामने एकजुट राजनीतिक गठबंधन के रूप में दिखाई दें। ये काम करें। विचारधारा का कौन करेगा? आप और मैं करेंगे, इस देश के सोचने वाले लोग करेंगे। विचारधारा का काम इस देश की राजनीतिक पार्टियां किया करती थी, लेकिन उसके निर्माण का काम पार्टी नहीं करती। पार्टी का मतलब एक तरह से एक किचन होती है और एक होती है दुकान जहां पे बने हुए माल को बेचा जाता है। राजनीतिक पार्टियां बने हुए माल को बेचने का काम करती हैं, माल बनाने का काम किसी और को करना होता है। भाजपा ने भी अपनी विचारधारा खुद नहीं बनाई, बनाने तो का काम संघ से जनसंघ से होता हुआ बीजेपी तक वहां से आया, संघ से आया ना, संघ से आया, जो संघ बाद से में आया। जनसंघ उसमें से एक पॉलिटिकल संघ पार्टी से निकली जनसंघ, और फिर लेकिन बीजेपी निकली। विचारधारा के निर्माण का काम अमूमन पार्टी के चौखटे के बाहर किया जाता है, और पार्टियां उसे उठाती हैं, उसका इस्तेमाल करती हैं। तो विचारधारा के निर्माण का काम भी हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं आज भी कहता हूं, 2029 के चुनाव से पहले अगर विपक्ष इन 3-4 चीज़ों पे फोकस करे, सोशल लेवल पे सोशल कोएलिशन बनाना इस देश का, जिसमें राहुल गांधी जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, उसका अगर मुहावरा थोड़ा बेहतर हो जाए और उसकी रीच थोड़ा बेहतर हो जाए तो वो एक तरीका है करने का। लेकिन केवल वो नहीं, और इसके साथ केवल जातियों का नहीं, अगड़ी जाति का जो गरीब है वो भी बेहद गरीब है। दिल्ली शहर में जो रिक्शा चलाने वाले बिहार से आते हैं, उसमें से आधे अगड़ी जाति के लोग होते हैं। तो आप देखिए ना, बीजेपी ने ऐसा अम्ब्रेला बनाया कि 14-15% जो अगड़ी जातियां हैं वो उनके साथ हैं, और जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो उनके साथ हैं। SC ST का बड़ा तबका उनके साथ है, बड़ा तबका बोल रहा हूं, और ओबीसी में भी अदर देन यादव का बड़ा तबका उनके साथ है। तो हम कब तक कहेंगे कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया? कब हम कहना शुरू करेंगे मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर सकता हूं? अब वो समय है कि आपको ये कहना होगा, और ख़ास तौर पे तो सामाजिक दायरे में एक केवल इसे मुसलमान की मजबूरी, क्योंकि मुसलमान तो मजबूरी में वोट डालता है, मुसलमान की मजबूरी और चंद पिछड़ी जातियों के आकांक्षा का कॉम्बिनेशन ना हो, ये एक व्यापक सामाजिक जनाधार बने। पहला काम ऑपोजिशन को ये करना है। दूसरा, आर्थिक मुद्दे, जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए आर्थिक मुद्दे, उन्हें सतत रूप से जमीन पर उठाना, उसके संघर्ष, उसके आंदोलन, उसके लिए जो कुछ करना होता है जमीन पे, जो विपक्ष का धर्म है, वो सब करना। और तीसरा, एक राजनीतिक गठबंधन जो कि गठबंधन की तरह दिखाई दे, जो देश को एक, ये नहीं कि आखिरी दिन तक आप लड़ रहे हैं कि भाई कौन सी सीट होगी, ये होगा नहीं होगा, आखिरी दिन तक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट चल रहे हैं। 12 सीट पर बिहार में फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो गया, विश्वास टूटता है, लोगों को लगता है यार चुनाव से पहले तो ये इकट्ठे हो नहीं पा रहे, कैसी सरकार चलाएंगे ये लोग, ये तो सवाल आता है ना लोगों के मन में। तो ये 3 चीजें अगर विपक्ष कर दे तब भी, और ये विचारधारा का मामला तो आपके आर्टिकुलेशन में धीरे धीरे आता है, तब भी 1929 में इस देश में सरकार बदल जा सकती है। ये हमने पहले 10 साल में देखा कि बीजेपी राज्यों के चुनाव हारती थी, देश का चुनाव जीतती थी। इस बार उल्टा हो सकता है, राज्यों के चुनाव जीत रही है, देश का चुनाव हार सकती है। और वही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि इस वक्त देश की बुनियाद को खतरा है।